नमस्कार प्यारे बच्चों, अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के क्रांति बैच में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को क्रांति बैच में यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की क्लास 10th का इस टाइम पढ़ा रहे थे मैथ। क्या पढ़ा रहे थे? मैथ। पिछले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर ले चुका है। एक लेक्चर में हमने आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिटेल से बताया था कि सिलेबस क्या होता है, उस यूनिट से कितने टॉपिक हैं और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और कितने नंबर का आने वाला है, ये हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद के लेक्चर में हमने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम बताया था। क्या? नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या, उसको हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने कल यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया था और आप लोग हमारे हिसाब से कि पढ़ चुके होंगे। और अगर आज मैं क्वेश्चन करूँ उससे तो आप रेडी होंगे बताने के लिए। आर यू श्योर यार नॉट बच्चों? यस ना? तो आपसे आशा यही करता हूं कि अगर आपसे अब कोई पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या इससे रिलेटेड जितनी भी कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछने वाला है तो बेहिचक आप बता सकते हैं। चाहे 2 नंबर की आए, चाहे 1 नंबर की आए, चाहे जितनी नंबर की आए, आप उससे बता सकते हैं। तो आज उसी के आगे बताएंगे प्राकृतिक संख्या ही, बताएंगे वास्तविक संख्या ही, बताएंगे पूर्ण संख्या ही, लेकिन आज विद डिफिनेशन हम आपको बताने वाले हैं कि डिफिनेशन सहित उसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे सम संख्या मैंने प्राकृतिक संख्या बताया तो आप लिखे थे प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली है, उसे आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन आज उसी प्राकृतिक संख्या को आपको डिफिनेशन के साथ, डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और जल्दी से टाइम लॉस ना करते हुए आप लोग अपनी पेन कॉपी उठाइए, क्योंकि बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ क्वेश्चन का भंडारा करना है। क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन बन जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, तमाम सारी बुकों का क्वेश्चन लगाना है, बुक्स का। तो इसलिए आप लोग देर ना करिए, अपने साथियों को जल्द से जल्द क्रांति बैच में जोड़िए और मैथ का आनंद लीजिए। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सारे सब्जेक्ट आपको बताया जा रहा है क्रांति बैच में। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग ज्वाइन होइए। तो चलिए हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्रांति बैच का। अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले क्या हैं, ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है। ये हम कल आप लोगों को बता दिए थे। क्या बता दिए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य, भाषा, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक और अवास्तविक हमने अभी बताया। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमने बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए। जहां r = 0 बोले इंग्लिश में तो a बराबर bq + r होना चाहिए। जहां r अगर 0 आ जाए तो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बोले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम सिद्ध हो जाता है। उसको HCF के द्वारा भाग दिया जाता है। देते देते जब हमारी संख्या लास्ट में शेषफल 0 आ जाए तो हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। ये है। अब इसी को हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्या? ये आ गया हमारा संख्याओं के प्रकार। क्या आ गया? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हमको क्या पढ़ना है? संख्याओं के प्रकार में हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वस्तुओं को गिनने के लिए, अब देखिए लिखा है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आगे की स्लाइड में विषम संख्या के बाद भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। इसको आप लोग लिखने का प्रयास करिए, कोशिश हो तो इसको याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि आज के बाद से कल का लेक्चर हमारा जो चलेगा वो सीधे क्वेश्चनों का भंडारा स्टार्ट। तो चलिए देर न करते हुए पढ़िए। लिखा है प्राकृतिक संख्या
या प्राकृतिक संख्याएं, लिखा है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए मान लीजिए हमारे पास ए से लेकर के जेड तक या ए से लेकर के ई तक मान लिया हमारे पास कुछ वस्तुएं हो गई। क्या हो गई, वस्तुएं। उस वस्तुओं में कुछ केला है, कुछ सेब है, कुछ भी है। तो इन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, संख्याओं का। तो संख्याओं का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे लिखा है ए बी सी डी और ई। क्या लिखा है, ए बी सी और डी। तो हम क्या करेंगे, आप क्या बताएंगे कि हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 5। 1 2 3 4 5 जो संख्याओं का हमने प्रयोग किया तो वही संख्या हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि उस प्राकृतिक संख्याओं का हमने प्रयोग कहाँ पे किया था, गिनने के लिए। किसको गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए। तो हम क्या हो गया, अब क्या कर रहा है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए लिखा है उदाहरण में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कल आप लोग पढ़े ही थे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, हमने आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या में पहले, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, उस शून्य को सम्मिलित कहाँ करना है, संख्याओं के पहले। कहाँ करना है, 1 के पहले। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई, यह हमारी पूर्ण संख्या बन गई। फिर क्या कर रहा है, पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि प्राकृतिक संख्या में शून्य और कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य। प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या थी, प्राकृतिक संख्या हमारे पास थी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या में शून्य, क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, हमने लगा दिया शून्य। फिर क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर, ऋणात्मक संख्याओं को, ये नहीं कि हम यहां लगा देंगे, इधर भी 1 2 3 डॉट डॉट, तो इसमें क्या लगा देंगे, ऋणात्मक का चिन्ह। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है वह हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 26। देखिए 6 लिखा है, 6 के बाद कहाँ लिखा है 26। अब आप 26 को गुणज करिए किससे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसका मतलब 2 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। 2 से क्या हो गया, विभाज्य हो गया। अगर 2 से विभाज्य हो गया या 2 से कट गया तो वह क्या कहलाएगी, हमारी सम संख्या कहलाएगी। फिर क्या कह रहा है, विषम संख्या। क्या कह रहा है, विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 11 17 29 47। कोई ऐसी संख्या है जो किसी से 2 से कटेगी क्या, नहीं। चेक कर लेते हैं, 39 2 से कटेगा का, 2 1 जा 2, बचा 1 करिए 19 हो गया। 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19 2 38। लेकिन 1 बच गया, हमारे पास बचना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, संख्याएं बचना नहीं चाहिए, पूरा पूरा कट जानी चाहिए। जैसे अगर 38 होता तो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता तो वह संख्या किससे कटती,
2 से अगर नहीं कट गई तो वह संख्या क्या हो गई, हमारी विषम संख्या हो गई। वह हमारी संख्या क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। अब क्या आगे आगे देखते हैं। सम संख्या पढ़ लिए, विषम संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए। अब क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या। अब क्या बताने वाले हैं आप लोगों को, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। लिखा हुआ है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य कहते हैं। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या एक से विभाज्य हो वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 7, 11, 13 आदि अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें एक नोट देख के इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना, इम्पॉर्टेंट, इसको नोट के में लिखना। क्या लिखा है, एक विशेष संख्या है जो न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या होती है। मतलब ये कि 1 जो हमारी एक संख्या होती है वह न तो भाज्य ही होती है और न ही अभाज्य होती है। एक विशेष संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या होती है। अब आगे पढ़ने वाले क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हमने आप लोगों को बताया था कि भाज्य संख्या क्या होती है। यस सर, भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जो स्वयं एक और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक से के अतिरिक्त, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जरूरी नहीं है कि 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से, किसी भी संख्या से अगर डिवाइड हो जाए, किसी भी संख्या से अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह हमारी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8 देखिए, सभी संख्या हम काट के दिखाते हैं आप लोगों को। लिखा है 4 किससे, 2 से, 2 2 जा 4 कट गई। 6 किससे, 2 से भी और 3 से भी। और क्या लिखा है 9 किससे, 3 से। क्या 10 किससे, 2 से भी और किससे, 5 से भी। तो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाती है तो वह हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए परिमेय संख्या, वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q कभी शून्य ना हो। हम आप लोगों को कल इसके बारे में बताए थे कि P और Q जो होगा हमारा वह Q कभी शून्य नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में हो तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0 के नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि अंश अपान हर होता है। P को अंश और नीचे को हर कहा जाता है। अगर नीचे 0 आ गई कोई वैल्यू तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो अगर 0 होने से परिमेय संख्या नहीं होगी, जैसे 4, 3, 0 आदि परिमेय संख्या होगी। क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 नीचे आ गई, जैसे 1/0, इसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। परिमेय संख्या में इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखे जा सके, जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन कभी शून्य ना हो। पूर्णांक हो लेकिन क्या ना हो,
शून्य न हो तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और p/q के रूप में भी ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ज्यादा आप कल इसको पढ़े थे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय, सभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। देखिए क्या लिखा है, ये उसी का उदाहरण है किसका, अपरिमेय संख्या का। वास्तविक संख्या वे संख्या जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय, वे संख्या जो या तो परिमेय है अथवा अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। कल हमने आप लोगों को बताया था कि एक हमने लिख दिया था, मान लीजिए परिमेय, और क्या लिख दिया था, उसी को प्लस करके अपरिमेय। उसके बाद हम लिखे थे यहां पर क्या, वास्तविक। क्या लिखे थे, वास्तविक। तो हमने बताया कि वास्तविक संख्या वे संख्या है जो या तो परिमेय है अथवा क्या है, अपरिमेय। या तो परिमेय, परिमेय क्या होती है, जो p/q के रूप में होने चाहिए। अपरिमेय क्या होता है, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर p और q जो होगा वह एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या आप पढ़ चुके, तो उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे 8, 6, 2 प्लस √5, 3/5, 3/5 क्या दिखा आपको, 3/5 क्या हो गई, परिमेय संख्या। √5 क्या दिखा, अपरिमेय संख्या। 8 दिखा क्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकती है। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16 और 21 में एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या गुणनखंड नहीं है। अब कैसे, आपको इसको देखिए, लिखा है 16 और 21। क्या लिखा है, 16 और 21। सर आप कह रहे हैं कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका हम अगर गुणनखंड बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 21 का क्या करते हैं, 3 × 7। अब आप ये बताइए, इन सभी भाज्यों में, इन सभी में क्या हम कोई एक के अलावा, इसमें भी हम 1 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 2 × 2 × 2। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 का गुणा 16, कामा 3 × 7 गुणे, इसको भी 1 से करते हैं, 1 × 3 × 7। इसको भी क्या करते हैं, 3 7 21, 21 से कम 21। अब आप ये बताइए, इन दोनों में एक के अलावा या 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है क्या जो उभयनिष्ठ है। सर इसमें तो 2 2 दिखा, लेकिन इसमें 3 और 7 दिखा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अलावा, इसके 1 के अलावा कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अगर उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है तो एक के अलावा तो वह सअभाज्य संख्या कहलाएगी। अब क्या कर रहा है, युग्म में अभाज्य संख्या है, ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 क्या हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे युग्म सअभाज्य कहते हैं। जैसे 11 और 13, इन दोनों के बीच का अंतर कितना प्यारे बच्चों, 2। क्यों, और मान लीजिए लिखा है 17 और 19, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 2। अगर 2, जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए, जिनके बीच का अंतर कितना आ जाए, अगर 2 आ जाए तो वह क्या कहलाती है, वह युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। एक सअभाज्य होता है, सअभाज्य संख्या में ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसे सअभाज्य कहते हैं।
युग्म अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, जिसमें किसका अंतर हो, 2 का अंतर हो, 2 के सिवाय किसी और का अंतर ना हो, तो उसे कहते हैं सह-अभाज्य संख्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने बच्चों क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या? अब देखिए आप लोग कि आगे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अगर कोई डाउट आता है तो हमारी टीम आपको एक डाउट के लिए एक ग्रुप बनाई हुई है, उसमें आप कमेंट करिए, जो भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। चलो अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, उसमें एक स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है शायद, तो आप लोगों को हम बता दें, इसमें आप पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है वो आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो ये होता क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें कह रहा है योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, होगा। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के योग का योग किससे विभाजित होगा? 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 से कैसे विभाजित होगा वो आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या 2 से कैसे विभाजित होगा, कि अगर लिख लीजिए आप लोग लिख लीजिए 2 से विभाज्य, यहां लिखिए 2 से विभाज्य। अब उसमें आप लिखिए जब इकाई का अंक, क्या लिखेंगे? जब इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई अंक क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी है, क्या? 4 2 6 लिखा है, 4 2 6, तो हम सदैव इस तरफ, मतलब बोले तो दाईं तरफ से बाईं तरफ की अंकों का करते हैं। तो जब सबसे पहली होती है उसको क्या कहते हैं? इकाई। फिर क्या कहते हैं? दहाई। फिर क्या कहते हैं? सैकड़ा। फिर क्या कहते हैं? हजार। फिर ऐसे 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 संख्याएं चली जाती है। इसमें हमने इसलिए लिखा क्योंकि 3 का लिखा है, 2 का कहीं मिसप्रिंट हो गया है, तो हम उसको आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो लिखा है जब इकाई का अंक 0 2 4 6 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। तो वह 2 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य कब होगी? जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। अब क्या लिखा है? 3 से विभाज्य, इधर हेडिंग डाल लीजिए, 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य। अब देखिए 3 से विभाज्य, उसका डेफिनेशन है
कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। जब कह रहा है कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, जब इस कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग जब उस संख्या के अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। कैसे बता रहा हूं, कह रहा है मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या है, मान लीजिए हमने 3 4 5 क्या लिख दिया? 3 4 5। अब आप बताइए कि ये जो हमारी संख्या है, ये संख्या क्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं? हमको क्या पता, लेकिन पता कैसे करेंगे? कह रहा है जब कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, जब उस संख्या के कितनी भी संख्याएं दी रही उन संख्याओं को जब हम योग कर लेते हैं, जैसे लिखा कितना है 3 4 5, तो 3 को मैंने जोड़ा, 4 को जोड़ा और 5 को जोड़ा, तो 3 4 7 5 12। अब आप बताइए कि क्या 12 वह संख्या होगी जो 3 से कटेगी? यस सर। क्यों? क्योंकि हमने 3 से जब डिवाइड किया, 3 कम 3 3 4 जा 12, किससे कट गई? 4 से। तो अब इसको हम देखते हैं किससे डिवाइड करते हैं? 3 से। किससे? 3 3 1 कम 3 बचा कितना? 4 3 1 कम 3 बचा कितना? 1 3 5 15। यस सर, वह संख्या 345 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। कितना? 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 5 15। मतलब ये कि पहले में ध्यान देना है कि 2 से विभाजित तब होगी जब उसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, तो वह किससे कट जाएगी? 2 से विभाज्य होगी। लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए 3 4 5 मतलब वह है उसके अंकों का योग, जितना भी अंक हमारे पास रहेगा उन तीनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वह हमारा क्या कहलाएगा? वह हमारा क्या कहलाएगा? वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कह रहा है 4 से विभाजित, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। कह रहा है कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों के से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। कोई भी संख्या लिखी रहे, लेकिन अगर जब उसको जोड़ेंगे अंतिम के उसके 2 अंक, तो किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से। या लास्ट में कितना होना चाहिए? अंतिम के दोनों अंक 0 होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक कितना हो? 0 या क्या हो? 5। इकाई का अंक आप जान गए हैं कि जब इकाई का अंक ये जैसे 6 है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। 6 से जब वह संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। सेम नियम वही, यदि सम होनी चाहिए, सम संख्या भी होनी चाहिए लास्ट में, और उसका अंकों का योग कितना किससे विभाजित हो जाना चाहिए? 3 से। अभी 3 से और किससे विभाजित किए थे? 3 ही। 6 भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। जब 6 3 से डिवाइड, इसका मतलब जो रूल हम 3 में लगाए, 3 में लगाए, वही किस में लगाएंगे? 7 में। कि यदि कोई भी संख्या 6 में लगाएंगे, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या सम संख्या होगी और उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? यदि किसी संख्या में लगातार, ध्यान से देखना, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने की कुछ नियम है। यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक आए, 3 बार क्या आए? 2 समान अंक आए। क्या कर रहा है? 3 बार 2 समान अंक, जैसे लिखा है क्या? 6 2 एक बार हो गया, 6 2 2 बार हो गया, 6 2 कितनी बार हो गया? 3 से। लगातार 3 बार 2 समान अंक आए तो वह किससे कट जाएगा? 7 से। काटते हैं कैसे? भाग दे के आप लोगों को सिखाते हैं ना। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 62 से ज्यादा ना जाए। 7 8 56, 7 9 का
63, ज्यादा हो गया, कितनी बार गया सर 8 बार, 7 8 56, 12 में 6 गया 6, क्या उतारे 6, कितनी बार 9 बार, 7 9 का 63, क्या हुआ 3, 6 क्या उतारे 2, 7 चौक 28, क्या बचा 4, क्या उतारेंगे 6, 7 छंग 42, कितना बचा 4, फिर क्या उतारे 2, 7 छंग 42। तो क्या हो गया शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब किससे कट गई 7 से। 7 से कब डिवाइड होगी जब कोई संख्या 3 बार लगातार 3 बार 2 समान अंक है, मतलब 2 अंक समान होने चाहिए और कितनी बार आना चाहिए 2, 6 बार। जैसे देखो लिखा है 6 2 6 2 6 2, तो 3 बार हुआ, अंक कितने 2, और नीचे भी देख लीजिए 3 8 3 8 3 8, समझ में आया। अगर ऐसा होता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी 7 से। यदि संख्या इकाई के अंकों को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 से गुणज मिलता है तो वह किससे कटेगी 7। उदाहरण क्या लिखा है कि देखिए, इसको भी दिखाता हूं आप लोगों को, उदाहरण देके पढ़िएगा ध्यान से। लिखा है यदि संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके संख्या के इकाई के अंक को हटाकर प्राप्त हुई संख्या से घटाने पर 7 से गुणज करने पर, ध्यान से देखिए, इकाई के अंक को दोगुना करना है, फिर संख्या इकाई के अंक को हटाकर हटाना है, फिर संख्या से घटाने पर 7 का गुणा जाए। जैसे दिखा है, क्या लिखा है, कह रहा उदाहरण में क्या 348 7 से विभाज्य है कि नहीं। 348 को हम देखते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। अब क्या कह रहा है वही देखिए, अंतिम अंक हटा दीजिए जो कि क्या है 8। अगर 8 को हम हटा दिए, 8 को हटा दिए तो हमारे पास बचा क्या 34। अब हमारे पास क्या बचा 34। अब 8 को डबल करने पर, 8 का डबल करेंगे तो 8 दूनी 16, क्या हुआ 16। 8 को डबल करने पर 16 मिलता है, और अब 34 में से 16 घटा देंगे, क्या कर देंगे 16 घटाएंगे तो यहाँ बचा 4, कम हो गया 14, 14 में 6 गया 8 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए, क्या बचा 18। अब कह रहा है 8 को डबल करने पर 16 मिलता है, और अब 34 में से 16 को घटा दीजिए तो कितना आया 18। अब देखिए 18 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, बचा कितना 4। इसका मतलब 4 से नहीं कटेगा, 4 से सॉरी कितना आया शेषफल आ गया 7। इसका मतलब 7 से नहीं कटेगा। 348 विभाज्य नहीं है, 348 विभाज्य नहीं है। अगर कट जाती, अगर क्या होता है संख्याएं कट जाती तो वह किससे विभाजित हो जाती 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक, अब क्या करना है नेक्स्ट स्लाइड में देखना है, किससे हमने काट दिया 2 से पूर्णता हो गई, 3 से हो गई, 4 से हो गई, 5 से हो गई, 6 से हो गई, 7 से हो गई। हमारे पास 8 9 10 11 अभी 2 3 बचे हैं, जल्दी जल्दी उसको कर लेते हैं। हाँ देखिए, कह रहा है जब किसी संख्या 6 बार 12 बार 18 पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 7 से कट जाएगी। देखो 7 से विभाजित करने के 2 नियम हमने पढ़ लिए और नियम दिया हुआ है। कह रहा है जब किसी संख्या को 6 बार 12 बार 18 बार पुनरावृत्ति हो तो वह संख्या भी किससे कट जाएगी 7 से कट जाएगी। जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, अंतिम कितने अंक 3 अंक, मतलब 1 2 और 3 अंक शून्य हो, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या या अंतिम जो 3 अंक संख्या बने वह किससे डिवाइड हो 8 से, तो वह किससे कट जाएगी, वह पूर्णतः 8 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग
किससे व्यक्त हो जाएगा? 9 का। 3 6 9 का रूल सेम है, क्योंकि 3 6 9 तीनों किससे कट जा रही थी? 3 से, तो इसका सेम है। फिर कह रहा है कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। जब किसी संख्या के स्थान के योग तथा सम स्थानों को योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम का मतलब जैसे हमने 5 कितनी बार लिखा, सम लिखना है। सम का मतलब 2 to 4 बार, कितनी बार लिखा? 4 का मतलब 4 सम संख्या है या विषम संख्या है? बोलो, 4 क्या है सर? सम संख्या है। तो हमने क्या कहा कि वह सम संख्या में हुई, उसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हो जाएगी। अगर 5 5 5 तो 3 क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। इसका मतलब ये 11 से कटने वाली नहीं है। अगर सम संख्या हो गई 1 2 3 4 सम संख्या, तो वह किससे कट जाएगी? 11 से। यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित होती है तो वह 12 से विभाजित हो जाएगी। आज का 3 और 4 से विभाजित हो जाती है तो 12 से। आज के लिए बस इतना ही प्यारे दोस्तों। इसको हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया, आप लोगों को हमने क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले हम लोगों ने उसकी डिफिनेशन पढ़े, किसकी? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सहभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ते विभाज्यता का नियम पढ़ा। विभाज्यता के नियम में हमने 3 से 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताए, 3 से बताया, 4 से बताया, 5 से बताया, 6 से बताया, 7 से बताया, 8 से बताया, 9 से बताया, 10 से बताया और 11 से बताया, और लास्ट में मैंने 12 से बताया कि ये संख्या सब अभी यूक्लिड। कल से मैं इसके उदाहरण और सवाल लगवाने वाला हूँ, तो जितने सवाल हैं मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को यही से आने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पूरा रिवीजन करिएगा प्यारे बच्चों, और जल्द से जल्द अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट आप मैथ पढ़ चुके हैं, साइंस भी पढ़ चुके होंगे, इंग्लिश भी पढ़ चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।